गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शीत युद्ध को शीत युद्ध की संज्ञा क्यों दी गई थी, इसके नाम के पीछे युद्ध क्यों लगाया गया था, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ, किन दो महाशक्तियों के बीच में होने को था लेकिन हुआ नहीं। ये कुछ नहीं था, ये एक वर्चस्व की होड़ थी, शक्ति की होड़ थी। दोनों ही देशों की ये जिद थी कि वो सामने वाले को नीचे करके अपने आप को एकल ध्रुवता की ओर लेकर जाएंगे, अपने वर्चस्व को पूरी दुनिया में कायम करेंगे। ठीक है, अमेरिका जैसा देश जो कि अभी भी वर्तमानिक समय में भी एक महाशक्ति है, उसने किस तरीके से पूरे जो विश्व पे जो है वो अपना वर्चस्व जमाया हुआ है। वो अलग अलग तरीके से हमारे डेली रूटीन में अब तो बिल्कुल पूरे तरीके से घुस चुका है। लेकिन आप इसे समझिए, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, वो अपना वर्चस्व पूरे तरीके से जमाए हुए है। सांस्कृतिक तौर पर आप ऐसे समझिए, क्योंकि ब्लू जीन्स, टी शर्ट और वेस्टर्न हमारा कभी भी कल्चर नहीं था, हमारा इंडियन कल्चर कुछ और था। लेकिन हमने इस तरीके से अमेरिका को फॉलो किया है, उसका वर्चस्व इस तरीके से है, उसका इम्पैक्ट इस तरीके से है कि हम वेस्टर्न को फॉलो करने में मजबूर हो गए हैं। हम अपना इंडियन कल्चर भूलकर उनके वेस्टर्न कल्चर को अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। हमारा कल्चर कभी भी ये फिंगर फ्राइज और बर्गर वाला नहीं था, लेकिन आज हम वो सब भी खाते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज जो खाती हैं, पूरे तरीके से उसको फॉलो करते हैं। आर्थिक तौर पर अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ किया हुआ है। सुदृढ़ इन द सेंस कि IMF और सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उसने अपने आप को P5 में तो ऑलरेडी अमेरिका है ही, लेकिन IMF में आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो फंड देने वाला देश है वो अमेरिका है, जिसकी वजह से उसका जो वर्चस्व है वो बोलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। ठीक, तो इसी को कहते हैं वर्चस्व जमाना। तो आज वर्तमान समय में जो अमेरिका का वर्चस्व है वो हो सकता था कि USSR का भी होता। ठीक है, अगर वो उस रेस से पीछे नहीं होता, हार नहीं जाता। सेमीफाइनल में बहुत अच्छा सा उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में जाके वो हार गए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइनल में जाके USSR क्यों पीछे हो गया, वो क्या स्थितियां परिस्थितियां रही थी, वो क्या रणनीतियां रही थी जिसकी वजह से USSR के हाथ में जो बाजी पूरे तरीके से थी वो उसके हाथ से पूरे तरीके से छिन गई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, 12th के बच्चों से ये बार बार पूछा जाता है कि USSR क्यों इस रेस से पीछे रह गया था, वो क्या रणनीतियां थी, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जो USSR इतने बुरे तरीके से पीछे हो गया था। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए कि इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, दोनों ही देशों की इकोनॉमी अलग अलग थी। ये इकोनॉमी ही होती है जो किसी देश को बहुत आगे तक ले जा सकती है और चाहे तो बहुत पीछे तक ले जा सकती है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से पूंजीवाद की तरफ चलती है। ठीक है, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। ठीक, कैपिटलिज्म को अगर मैं आपको शॉर्ट समझाऊं तो उसका मतलब होता है पैसे से और पैसा बनाना, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अमेरिका जो है वो अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते रहता है। लेकिन जो हमारा रशिया था यानी कि USSR जो था वो पूरी तरीके से फॉलो करने वाला था साम्यवाद को। साम्यवाद से आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना था वर्ग विहीन समाज और ऐसा समाज जिसमें को दो वर्ग, सर्वहारा और इस टाइप का, तो वो पूरी तरीके से फॉलो करने वाला था उसका। ठीक है, दोनों ही देशों की इकोनॉमी में फ़र्क था, लेकिन स्टिल USSR जो है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री समझिए USSR की। ठीक है, USSR के ऊपर हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया है। 70 साल से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना वो किसी के भी प्रति जवाबदेही नहीं थी। अब आप पहले ये समझिए कि जवाबदेही सरकार और एक जिसको कहते हैं ना डोमिनेट सरकार में क्या फ़र्क होता है। ठीक, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। इस ईयर को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो वो हुई थी 1917 में। ठीक, तो ये जो जवाबदेही सरकार, हमारा जो इंडिया है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि सरकार की बुराई भी वहीं हो सकती है जहाँ पर सरकार ने ये हमें फ्रीडम दी हो कि आप मेरी बुराई कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच। लेकिन साम्यवादी सरकार में, मतलब ये कम्युनिस्ट सरकार में जो कि हमारे रशिया में थी, वहाँ पर लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो सरकार की बुराई कर सके। ठीक है, सरकार के प्रति जवाबदेही उनकी नहीं थी। हमारी सरकार हमारे प्रति जवाबदेही रखती है, क्योंकि हम उनको इलेक्ट करते हैं, हम अपने मताधिकार का यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो लोगों को वहाँ पर ये फ्रीडम नहीं थी कि वो अपना जो रोष है वो प्रदर्शित कर सके। अगर सरकार की नीतियों से भी खुश नहीं है तो बोल सके। इंडिया की तरह नहीं कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप माइक पे जाके बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे वो उस टाइम पे कार्टून बनाकर या फिर ऐसा कुछ लिख कर
अपना रोष प्रदर्शित करते थे। उनको खुले में, हाँ, जैसे हम करते हैं आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, ऐसा कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये थी हमारे रशिया की हिस्ट्री। ठीक, साम्यवादी सरकार थी, जवाबदेही नहीं थी। तो जब सरकार जवाबदेही नहीं रखती है ना, तो वो जो जनता जो होती है ना, उसके अंदर एक रोष होता है। वो रोष इसीलिए होता है क्योंकि सरकार की नीतियों से आम आदमी खुश नहीं है। एक आप ये देखिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ही जब सरकार की नीतियों से जनता खुश नहीं होती है, तो वो किस तरीके से अपना रोष प्रदर्शन करती है। जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियां निकाली जाती है, कैंडल मार्च किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर हम आपको ये भी फ्रीडम नहीं है कि आप अपना रोष भी प्रदर्शित करें, तो जनता के अंदर क्या होता है ना, एक रोष वो पलता चला जाता है, वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना फ्रीडम ही नहीं होता है। ठीक है, ऊपर से एक ऐसी सरकार जो आपकी सुन ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है, तानाशाह सरकार है, बिल्कुल नहीं सुन रही है आपके आपकी डेवलपमेंट के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। वो जो कर रही है अपने वर्चस्व को जमाने के लिए कर रही है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे मम्मी होती है ना, तो मम्मी जब आपकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दे, वो सिर्फ अपने में ही लगी है, देखे ही जा रही है, उनको कहीं जाना है लेकिन वो अपने में ही लगी है, आपको बिल्कुल तैयार नहीं कर रही है, रेडी नहीं कर रही है। आप छोटे से बच्चे हैं, कोने में खड़े हैं कि मम्मी आएगी और मुझे तैयार करेगी, लेकिन मम्मी अपने में ही बिजी है, वो अपना ही देख रही है कि ये साड़ी अच्छी लगेगी, ये रिंग अच्छी लगेंगे, और बच्चे को बिल्कुल भूल गई, कोने में छोड़ दिया। तो बच्चे को भी गुस्सा आता है। तो वो तो एक छोटा सा बच्चा है, उसे भी गुस्सा आ रहा होता है कि मम्मी मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही है, मम्मी को अपनी लगी हुई है। तो वो जब एक छोटा सा बच्चे के अंदर इतना गुस्सा हो सकता है, तो एक जनता के अंदर क्यों नहीं हो सकता। एक वो जनता जो चाहती है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करे, उस जनता के अंदर कितना रोष होगा, आप थोड़ा सा सोच के देखिए। तो बहुत ज़्यादा रोष हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, जब हम उससे ये बात है, ये जो दौर है, ये है द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो रशिया की जो जनता थी वो भूखी मर रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रशिया की सरकार ने अपने देश में एक न्यूनतम जीवन स्तर को बिल्कुल सुदृढ़ किया हुआ था। न्यूनतम जीवन स्तर यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, बेसिक ज़रूरतें जो होती है एक इंसान के लिए, ठीक है, एक तबके के लिए, वो अपना सुदृढ़ किया हुआ था। हमारा जो रशिया था वो पिन से लेके कार अपने ही देश में उत्पादित कर रहा था। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। उसने अपने आप को पूरी तरीके से सुदृढ़ किया हुआ था, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, लेकिन स्टिल उसने पूरा बेसिक जो नीड्स होती है उसकी पूरी तैयारी की हुई थी। अब आप ये देखिए कि ये जो सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जब आप उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि होड़ की जो स्थिति थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हुई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शीत युद्ध की जो परिस्थितियां हैं ये कब उत्पन्न हुई थी। तो ये शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद, यानी कि 1945 में। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, रशिया ने सब कुछ कर लिया है। अमेरिका तो खैर एकल शक्ति बना ही हुआ था, उस टाइम पे महाशक्ति के रूप में उभर ही रहा था। लेकिन हमारा रशिया क्या कर रहा था, यहाँ पे ये सुनिए। ठीक है, तो रशिया ने इतना सब कुछ सुदृढ़ कर लिया हुआ था, लेकिन जब रशिया आगे बढ़ने लगा ना, जब रशिया पूरे तरीके से मैदान में उतरा, जब उसने ये ठान लिया कि मैं अमेरिका को टक्कर दूंगा और मैं एक महाशक्ति के रूप में उभरूंगा। ठीक है, अब यहाँ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि क्या ऐसी उसकी नीतियाँ थी जिसने उसको पतन की तरफ लेके गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सुनिए कि जब आप अंधाधुन फॉलो करने लग जाते हैं ना, आपने देख लिया कि अमेरिका एक महाशक्ति है, तो आपने अंधाधुन उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि आपके आंतरिक मसलों का क्या होगा। ठीक है, इससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, आपकी जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था जो होती है वो चरमराने लग जाती है। ठीक है, दूसरी ये बात, 1979 में हमारे रशिया ने हमारा जो अफगानिस्तान है उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब आप किसी के अंदरूनी मामलों में जब हस्तक्षेप करते हैं ना एज अ कंट्री, तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए, जैसे हमारा इंडिया अगर 10 करोड़ की हेल्प अगर हमारे पाकिस्तान को कर देता है, क्योंकि हमारी नेबर कंट्री है। ठीक है, 10 करोड़ की हेल्प अगर पाकिस्तान में कर देता है, तो इंडिया के पास होना चाहिए कि वो उस लायक हो कि वो 10 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में करने की हिम्मत रख सके। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियली उतने स्टेबल हैं, क्या वो 10 करोड़ आपकी इंडिया के लिए ज़रूरी है। अगर जो नहीं है तो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं इन्वेस्ट उसको, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं वो पैसा किसी दूसरी कंट्री में क्यों लगाऊं, मैं उसे अपने यहाँ क्यों ना लगाऊं। तो ये एक थोड़ी सी सोचने समझने वाली बात होती है। लेकिन रशिया ने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा और बिना सोचे समझे अफ्रीका के
अफगानिस्तान पे बिना सोचे समझे हस्तक्षेप कर दिया, जिससे क्या हुआ ना, हमारा जो रशिया है वो थोड़ा सा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गया, ठीक। जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होता है ना कि दुश्मनी मोड़ लेनी पड़ती है अफगानिस्तान से भी, क्योंकि उनका भी कहना होगा ना कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप करने वाले आप कौन हैं और वो जो भी है, ठीक है। तो एक ग्रुप होता है, जब आप डिप्लोमेसी करते हैं तो डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के साथ साथ बहुत खतरनाक चीज़ भी हो जाती है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी कोई बहुत ज़्यादा आसान चीज़ नहीं है। जब आप IR पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को समझेंगे कि डिप्लोमेसी चीज़ क्या होती है और क्यों कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। पॉजिटिव डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी, ये क्या होती है ये आपको तब पता चलेगा, ठीक है। उसके साथ क्या क्या हो रहा था ना, हम रशिया की जो अपनी मुद्रा जो थी रूबल, ठीक है, वो पूरे तरीके से नीचे गिर रही थी, ठीक है। ये शुरू हो गया था USSR का विनाश धीरे धीरे, क्योंकि वो अंधाधुंध फॉलो कर रहा था। उसने इतनी होड़ शुरू कर दी थी हथियारों की, उसने जो अपना जो सिटीजन जो थे उनके लिए जो एक न्यूनतम जीवन स्तर जो उसने बनाया हुआ था वो उससे भी पीछे आने लग गया था। उसने बिना सोचे समझे मिसाइल्स, ऑटोमिक पावर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे हथियारों की इतनी होड़ शुरू कर दी कि उसने बहुत सारी कंट्रीज से तो दुश्मनी ले ली थी, ठीक है। बिल्कुल इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि USSR जो था वो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, ठीक है। और उसका जो सरदार था वो था हमारा रशिया, ठीक, जिसमें बहुत छोटी छोटी कंट्रीज थी, जिसमें यूक्रेन था, बेलारूस था, आपका बहुत सारे कजाकिस्तान था, तुर्गिस्तान था, किर्गिस्तान था, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज। और उसका जो सरदार था वो था हमारा रशिया, ठीक है, यानी कि रूस। तो क्या होता है ना स्टूडेंट, जब ऐसे आप ग्रुपिज्म में एंटर करते हैं ना, तो जब एक सरदार होता है वो एक डिसीजन लेता है, जैसे कि हमारे फादर हैं, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे हमारे फादर है ना, हमारे फादर डिसीजन लेते हैं और उसी को सबको मानना पड़ता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। पापा ने बोला है वहाँ जाना है तो जाना है, चाहे आपका मन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन पापा की बात को अंधाधुंध फॉलो करते 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 करते, ठीक है, कभी कभार ये लगने लग जाता है कि नहीं यार पापा थोड़ी सी ज्यादती कर देते हैं, सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, लोगों में हीन भावना शुरू हो जाती है। हीन भावना इन द सेंस कि मेरे डिसीजन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पापा जो कहते हैं वही करना पड़ेगा, तो मेरा क्या, मेरा तो मन ही नहीं है जाने का, पापा बोल रहे हैं जाने को लेकिन मेरा तो मन नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ। इससे क्या होता है ना, विद्रोह की भावना आती है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि दमित सा फील होता है कि पापा के कहने पे मैं क्यों जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल यही सिनेरियो था वहां पर रूस के साथ। रूस के द्वारा एक डिसीजन को लिया जाता था और अंधाधुंध फॉलो किया जाता था, जिसमें बाकी कंट्रीज को भी उस पार्टिसिपेट करना पड़ता था। लेकिन और कंट्रीज इस चीज़ से खुश नहीं थी, और कंट्रीज को यही लग रहा था कि वो क्यों अंधाधुंध अपने हथियारों की होड़ ऐसी जगहों पर लगा रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति जिसको ये टक्कर देने को है, लेकिन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा ये भी नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जो था वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ था, ठीक है, और अमेरिका का जो वर्चस्व था वो पूरे तरीके से फैल चुका था। मैंने आप लोगों को बताया था 1945 के अटैक के बाद, एटॉमिक अटैक के बाद, वैसे ही सब लोग डरने लग गए थे कि अमेरिका से कौन सीधे सीधे पंगा लेगा। इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। कोई भी सीधे सीधे पंगा नहीं लेना चाहता था, और USSR से सब पीछे पीछे होते जा रहे थे कि USSR जो है वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ compete नहीं कर पाएगा। ये सबको पता चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था में पीछे पीछे जा रहा था, मुद्रा भी गिर रही है, ठीक है। अब आपने तो देखा ही होगा कि जब अमेरिका के डॉलर के कंपैरिजन में जब हमारा इंडियन डॉलर नीचे गिरता है तो किस तरीके से दाम बढ़ते हैं, किस तरीके से पूरे तरीके से हाइक हो जाते हैं प्राइजेस, किसी भी चीज़ के महंगाई बढ़ जाती है। तो बिल्कुल यही सेम चीज़ें जो हो रही थी वो वहाँ रशिया में हो रही थी, जिसकी वजह से जो आम जनता जो है ना वो उसको और ज़्यादा रोष हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। एक तो हमारे न्यूनतम जीवन स्तर के बारे में सोचा नहीं जा रहा, और उसके साथ साथ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि हम लोगों के अफोर्ड्स के बाहर हो गया, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर भी हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था ना कि यूक्रेन और 2-3 और कंट्रीज़ ने रूस से अपना जो साथ था वो वापस ले लिया था, ठीक है। जिसमें से यूक्रेन और रशिया दोनों अलग अलग हो गए थे। 2-3 देश थे जो बिल्कुल अलग अलग हो गए थे, जिससे क्या हुआ था ना, जो रशिया जो था, जो अभी तक 15 देशों के साथ जो मिलके जो एक ग्रुप बना रहा था, यानी कि 15 देशों, वो जो 15 जो देश थे वो रूस को फाइनेंशियली भी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे फाइनेंशियली भी। अब जब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया तो वो फाइनेंशियली भी अनस्टेबल हो गया। ऑलरेडी उसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से नीचे गिर रही थी, अब वो बिल्कुल अकेला हो गया, फाइनेंशियली भी बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। बिल्कुल अंधाधुंध जो वो फॉलो कर रहा था अमेरिका को, वो अब उसे समझ आने लगा कि ये हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि
ये पतन जो हुआ इसका पूरे तरीके से आप जिम्मेवार किसको ठहरा सकते हैं? तो इसके लिए कुछ हद तक जो जिम्मेदार थे वो थे गोर्बाचेव, ठीक है। हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो थे आपके कैनेडी, और यहाँ के जो थे वो थे गोर्बाचेव। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे और इसके रशिया के कौन थे, तो आप लोग दोनों ही उसमें नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर थे गोर्बाचेव, ठीक है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोर्बाचेव की नीतियाँ क्या थी जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ और यूएसएसआर बिल्कुल पीछे हो गया। तो ये यूएसएसआर के पीछे की जो नीतियाँ थी ये गोर्बाचेव की ही थी। गोर्बाचेव का ही कहना था कि बिल्कुल आप एटॉमिक पावर के हथियारों को बनाइए, हथियारों की होड़ कीजिए। अर्थव्यवस्था अगर नीचे जा रही है तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे कि वहाँ पर जनता का क्या होगा। अगर जनता ही खुश नहीं रहेगी तो वो विद्रोह करेगी, और बिल्कुल वही चीज़ हुई। जनता से उनका निम्न जीवन स्तर को छीन लिया गया तो जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता जब विद्रोह करने पर उतरती है तो तख्ता पलट करने की पूरी ताकत रखती है। ये आप लोगों को पता है। आप लोगों ने वो टर्म सुना होगा, मध्यवर्ती चुनाव, जो इंडिया में भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जनता पूरे तरीके से अपने आप पे उतर आई और पूरे तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि अब तो हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमें गोर्बाचेव चाहिए ही नहीं है, हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो ये था उनका रोष प्रदर्शन, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो रहा था ना स्टूडेंट्स, ये सब तो हो ही रहा था कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फेल हो गया था और गोर्बाचेव की नीतियाँ इस तरीके से थी। इसके साथ साथ क्या हो रहा था ना, देखिए, जब हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ठीक है, जिसमें हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये सब जो हैं, ठीक है ना, रशिया ने क्या किया था ना, एशियाई देशों के साथ बहुत बुरे तरीके से दुश्मनी ले ली थी, क्योंकि कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। यहाँ पे यूएसएसआर ने पूरे तरीके से एशियाई देशों के बीच में ना अपनी, जिसको कहते हैं ना, नेगेटिव इम्पैक्ट डाले थे। तो बहुत सारे एशियाई देश जो थे, बहुत सारे उस टाइम के जो देश थे, एशियाई देश जो थे, वो उनसे खुश नहीं थे, ठीक है, पूरे तरीके से खुश नहीं थे। तो एक वो भी प्रॉब्लम हुई कि देखिए, वो कहते हैं ना कि जब आपको कहीं रहना है तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखनी पड़ेगी। पड़ोसी यानी कि पड़ोसी मुल्क, यानी कि हमारे जो हैं, हमें उनसे भी बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो यूएसएसआर था, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा था। ये पूरे तरीके से अपने में अंधाधुंध चला हुआ था, जिसकी वजह से पूरे जो एशिया के जो बाकी देश थे वो भी इनके विरोध में उतर आए थे, ठीक है। पड़ोसियों से ही पंगा ले लिया था, तो पड़ोसी तो आपको जीने भी नहीं देंगे अगर अपने पे उतर आए तो, ठीक। बिल्कुल ये ऐसा ही इन्हीं के साथ हो रहा था। जब कहते हैं ना कि पड़ोसी खुश नहीं होते, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, अपने दुश्मन भी चुन सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं, ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो बिल्कुल यही चीज़ हो रही थी हमारे रशिया के साथ में। सारी परिस्थितियां उनके विरोध में उतर आई थी, उनके विपरीत में उतर आई थी, जिस वजह से उनका पतन होना लाजमी था, और यही वजहें भी थी कि उनका पतन हुआ। बिल्कुल इसी के साथ साथ ना यहाँ पर रशिया ने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की थी। 90s तक आते आते मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके बीच में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, बहुत कुछ हो रहा था इनके बीच में, ठीक है, वो सब डिस्कस नहीं करते हैं। अब यहाँ सीधे सीधे डिस्कस करते हैं 1990 का दौर, ठीक है। 1990 में हमारे रशिया ने एक स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की थी। एक आर्थिक मॉडल उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम था शॉक थेरेपी, ठीक है। ये नाम को थोड़ा याद कर लीजिएगा और इस टर्म को भी याद कर लीजिएगा कि ये एक आर्थिक मॉडल है, और ये लॉन्च किया गया था रशिया द्वारा 1990 में, ठीक है। तो ये जो आर्थिक मॉडल जो है ना हमारा शॉक थेरेपी, इसके नाम को थोड़ा समझिए। शॉक थेरेपी यानी कि जिसको कहते हैं ना घाव दे के उसका उपचार करना। जैसे हमारे इंडिया में होता है, पहले गड्ढों को खोदो और फिर उसको भरो, ताकि क्या है, लोगों को रोजगार मिले। आप लोगों ने सुना होगा, इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। पहले उन गड्ढों को खोदा खुद जाएगा और फिर उनको भरने के लिए लेबर लगा दी जाएगी, ताकि कम से कम लोगों को खाना मिले, लोग बेरोजगारी से ना मरे, ठीक है। इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। लेकिन इसको रशिया ने अपने अलग ही तरीके से अपनाया, ठीक है, जिसको कहते हैं आघात देकर उसका उपचार करना, ठीक। तो क्या किया ना, रशिया ने क्या किया, एक वैसे ही अर्थव्यवस्था उनकी नीचे गिर रही थी और उन्होंने क्या किया, एक और गलत डिसीजन ले लिया। उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के चक्कर में ऐसे डिसीजंस लिए, एक आर्थिक मॉडल को लॉन्च कर दिया, लोगों को बोला आओ हमसे लोन ले लो। आपकी अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है और आपने और लोगों को अलाउ कर दिया कि आप आइए और हमसे लोन ले लीजिए। मतलब आप आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ हैं नहीं, अमेरिका जैसे आप उस सुदृढ़ नहीं हैं। एक बार को अमेरिका ऐसा मॉडल लॉन्च करता तो समझ में आता, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था तो वैसे ही नीचे जा रही है, ठीक है।
तो वो कहते हैं ना कि हम जैसे बचपन में होता था कि अपनी कॉपी को खुद ही फाड़ दिया करते थे ताकि नई मिल जाए। आजकल के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अपना फ़ोन हम खुद ही तोड़ देते हैं ताकि पापा को बोल सकें कि पापा नया फ़ोन दिला दो। लोग कहते हैं ना कि ये नहीं टूटेगा तो नया कैसे आएगा, बिल्कुल वैसे ही था, ठीक है, कि ये मॉडल होगा, इससे हमारा कुछ ठीक होगा, बिल्कुल यही चीज़ हो रही थी वहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये बिल्कुल उल्टा हो गई। वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो गए, आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा नीचे आ गए कि वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आए। 1990 के शॉक थेरेपी ने उनको बहुत बड़ा शॉक दे दिया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किसका आर्थिक मॉडल था, तो ये था रशिया का। किसने लॉन्च किया? रशिया ने। कब लॉन्च किया? 1990 में। क्या था? आर्थिक मॉडल था, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लेना। शॉक थेरेपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल शॉक थेरेपी से बिल्कुल हार जाने के बाद जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो 1991 में रूस का विघटन हो जाता है। रूस अपने आप को पूरे तरीके से बैंकरप्ट घोषित कर देता है। और इसी के साथ साथ जो हमारी जो रशिया यानी कि यूएसएसआर जो एकल शक्ति खुद को बनाना चाहती थी, अपना वर्चस्व पूरे विश्व पे जमाना चाहती थी, पूरे तरीके से नीचे आ जाता है और हमारा अमेरिका ऑटोमेटिकली जीत जाता है। वो होता है ना मैदान में, जब दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देता है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है तलवार निकालने की और लड़ने की। जब वो हार गया तो आप ऑलरेडी जीत गए, ऑटोमेटिकली जीत गए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था हमारे शीत युद्ध के केस में। इस तरह से हमारी जो प्रेजेंट की जो एकल शक्ति है वो अपने अस्तित्व में आई। अमेरिका किस तरीके से एकल शक्ति बना, ये पूरी जर्नी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका ने अपना वर्चस्व बनाया, किस तरीके से बना रहा है, किस तरीके से बनाता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।